प्राची जयसवाल है और मैं बीएड की छात्राध्यापिका हूँ। शिक्षा हमारे हाथ में एक ऐसा औजार है जिससे हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं। यही रीति हमारे शिक्षा को बदलने के लिए और शिक्षा को सुचारू रूप चलाने के लिए एक नियमबद्धता जरूरी होती है। इसीलिए हमारे देश में शिक्षा को नीतिपूर्वक चलाने के लिए शिक्षा नीति बनाई गई। सर्वप्रथम हमारे देश में शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए साल 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई। इसके बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। साल 1986 में इसमें परिवर्तन किए गए और 1992 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। ठीक 34 साल बाद हमारे देश में शिक्षा नीति में परिवर्तन आया और साल 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई। नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले उसको नियमपूर्वक बनाने के लिए 16 मई 2019 में एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष के स्वामी रंजन थे। इस समिति में शिक्षा को एक नए रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। शिक्षा में सबसे पहली चीज होती है कि एक फॉर्मेट, जैसे हमारे पहले की शिक्षा में हमारा जो शिक्षा प्रणाली थी उसका फॉर्मेट था 10+2 का, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 की प्रणाली में 5+3+3+4 का रहा। शिक्षा नीति को सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारी शिक्षा नीति में चीजें ज्यादातर निर्णायक होती थी परीक्षाओं से, लेकिन आज हमारी प्राइमरी लेवल पर परीक्षा को निरस्त किया गया और बच्चों को केवल सीखने पर प्रयास किया गया और बच्चे किस प्रकार सीखें। इसके पश्चात अगर हम माध्यमिक शिक्षा पर आते हैं, जहां शिक्षा को किसी स्ट्रीम से हटाकर संपूर्ण शिक्षा में अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा या विषय लेने का अधिकार दिया गया। अब हमारी शिक्षा में कोई स्ट्रीम नहीं है, कोई वर्ग नहीं होगा कि ये कला का छात्र है, ये विज्ञान का, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भेदभाव बच्चों में आ जाते थे, वो चीजें नहीं होंगी। एक कला का छात्र जो भूगोल लेना चाहता है या कोई और विषय और उसके साथ उसे अगर जीव विज्ञान पसंद है तो वह जीव विज्ञान भी ले सकता है। यह अधिकार नई शिक्षा नीति 2020 में देती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें डिग्री लेवल पर बच्चों को एक नई चीजें सीखने को मिली, शायद जो चीजें हम लोग नहीं किए थे उस चीज में ग्रेजुएशन में वो अब के बच्चों में को देखने को मिला, जिन्हें मल्टीपल थिंग्स जैसे कला में है, उसके अलावा उन्हें विभिन्न और भी जो टेक्नोलॉजिकल चीजें, कंप्यूटर एप्लीकेशन इत्यादि को सिखाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें उन्हें अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने का मौका एक साथ दिया गया। साथ ही साथ उनके कौशल का भी विकास करने का प्रयास किया गया। अब शिक्षा में सबसे बड़ी चीज होती है, अगर हम अपनी छात्राध्यापिकाओं की बात करें या गर्ल्स स्टूडेंट की बात करें, तो कई चीजें हैं कि जो हम परिवार से प्रभावित होते हैं, शादी इत्यादि से, जिसमें बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 ने इतना सटीक प्रयत्न किया कि यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पर पहले साल को पूर्ण करते हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र, दूसरा साल कंप्लीट करने पर आपको डिप्लोमा और तीसरा साल कंप्लीट करने पर डिग्री और चौथा साल पूर्ण करने पर आपको डिग्री के साथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। इसके तहत कोई भी बच्चा यदि किसी एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात शिक्षा छोड़ता है तो उसे उसकी डिग्री पूर्णतः मिल जाएगी, जैसा कि पुरानी शिक्षा नीति में ऐसा नहीं था। इसके साथ ही साथ हमारी नई शिक्षा नीति में विभिन्न तरह के कौशलों के विकास का प्रयत्न किया गया है और नई शिक्षा नीति में चीजों को सरल करने का प्रयास किया गया है। परीक्षाओं को थोड़ा सा अलग तरीके का लेने का प्रयत्न किया गया है और बच्चों में एक नए कौशल के विकास करने का प्रयत्न किया गया है। इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि जो बच्चे सोचते हैं कि इतनी सारी परीक्षाएं कराई जा रही है, बहुत सारे विषय हो गए हैं, हमारे संस्कारों में, हमारे हिंदू धर्म में हर तरह की शिक्षा पर प्रयत्न किया गया है, चाहे वह कला हो, विज्ञान हो इत्यादि हो। इसीलिए हमारी संस्कृत के एक बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं भर्तृहरि, उन्होंने अपनी पुस्तिका में लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपक्षी विषाणहीन
संगीत, कला, विज्ञान, इन सब का होना जरूरी है। और जो लोग अपने शिक्षा में कला, संगीत इत्यादि को नहीं रखते हैं ना, केवल किताबों तक रहते हैं, ऐसे लोग जमीन पर चलने वाले बिना सींग और पूंछ वाले जानवर के समान कहलाते हैं। अर्थात हमारी शिक्षा में हर क्षेत्र का भागीदार होना जरूरी है। थैंक यू। कार्यक्रम के इसी क्रम में मैं आवाहित करना चाहूँगा बीएड विभाग के श्री राहुल मिश्रा जी को कि वो आए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार रखें। श्री राहुल मिश्रा जी। यहाँ पर आए हुए सभी शिक्षक एवं छात्राओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आज शिक्षक दिवस पर जो अमूल्य समय आप लोग यहाँ दे रहे हैं उसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरण में अपनी आराधना व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इस मंच पर उपस्थित होकर आपके सम्मुख दो शब्द कर सकता हूँ। प्राचार्य महोदय को हृदय की गहराइयों से आभार कि उन्होंने हमें अपने विद्यालय में एक पद दिया कि मैं अपनी क्षमता को यहाँ पर रख सकूं। तो सबसे पहले आज आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग भी अपने शिक्षक से जो सीख सके वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगे ले जाने के लिए जरूरी होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि समय और समझदारी एक साथ नहीं होती है। जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती है, और जब समझदार होते हैं तो समय चला जाता है। सबसे बड़ी जरूरी है कि आप समय रहते हुए समझदार हो जाएं, और यह काम आपका गुरु सबसे अच्छा करता है। हमारे प्रबंधक जी ने आपको बताया कि एक मार्ग होता है, सुगम होता है, सरल होता है कि किस तरह से आप जा सकते हैं, वही काम है। और समय और समझदारी, अध्यापक आपको समय और समझदार दोनों बनाता है। जब तक आप समय को उपयोग करना नहीं सीखते हैं तब तक आपको यह नहीं पता चलता कि हमें क्या करना है। सपना देखने वालों के लिए तो पूरी रात छोटी पड़ सकती है, सपना देखने वालों के लिए पूरी रात छोटी पड़ सकती है, और सपना पूरा करने वालों के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। इस बात की जिम्मेदारी एक अध्यापक के पास होती है कि अध्यापक आपको क्या बनाना चाहता है। सपने तो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन पूरे उन्हीं के हो रहे हैं जिनके पास सही मार्गदर्शन है। हम लोग ये सोचते हैं कि पैसा के साथ तालमेल बैठा लें, लेकिन पैसा और के साथ तालमेल बैठाना अति आवश्यक है। हर आदमी सोचता कि पैसा मिलेगा तो पढ़ाई कर लेंगे, पैसा मिलेगा तो ये कर लेंगे, पैसा मिलेगा तो वो कर लेंगे, लेकिन पैसा ये कहता है कि जब तुम कुछ करोगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर आप ये सोचकर बैठे हुए हैं कि हमें पैसा मिलेगा तो हम शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये ऐसा नहीं होता। पैसा आने के बाद कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। शिक्षा ग्रहण करने का जो समय होता है वह आपका अभी है। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप अपने आप को पैसे से भी धनवान कर सकते हैं। आप समय के साथ खिलवाड़ न करें, आप समय के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि समय किसी को बख्शता नहीं है। समय भी आपको समय नहीं देगा कि दोबारा वक्त दे आपको कि आप कुछ कर पाए, क्योंकि वक्त अभी है। आप निर्धारित कर लें कि आपको क्या करना है, नहीं तो वक्त निर्धारित कर देगा कि आपको क्या करना है। आप अगर ये नहीं जान पा रहे हैं कि अभी इस वक्त हमें क्या करना है, तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि इस देश में, इस संसार में सबसे प्रथम मां आती है जो शिक्षक के रूप में आपको देखना चाहती है कि आप एक अच्छे सफल नागरिक हो। लेकिन जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया से ज्यादा 9 महीने पहले वो आपको जानती है। इसलिए उस मां को आप सम्मान दें और अपनी शिक्षा को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां पर वह आपको देखना चाहती है। प्रथम शिक्षक
अपनी माँ के लिए आप कम से कम आज जागरूक हो जाएं, क्योंकि अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता तो मेरे नसीब में आज कोई भी दुख नहीं होता। इसलिए आप लोग जान लीजिए कि आप अपने लिए तो पढ़ाई जॉब से ही करें, लेकिन वह आप अपनी प्रथम शिक्षिका माँ को भी ध्यान में रखें कि वह आपको कभी भी गिरता हुआ नहीं देखना चाहती, चाहे वह अनपढ़ माँ हो या शिक्षित माँ। शिक्षा ही वह आपको ताकत देती है जो सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति से नजर मिलाकर आपको बात करने की ताकत देती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति समाज को बदल सकता है, एक शिक्षित महिला पूरे परिवार के साथ समाज को भी बदलती है। केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, आप पूरे समाज का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिस पर मुख्यतः मुझे इस बिंदुवार तरीके से बताना था, हमारे से पहले हमारी बीएड छात्र अध्यापिका प्राची जायसवाल जी ने आपको बताया कि एनएपी लागू हुआ, 15 वर्षीय प्रोग्राम ये लागू हुआ है। 5+4+3+4 ऐसे करके 15 साल का प्रोग्राम अपडेट किया गया। उन्होंने बताया कि प्रथम शुरुआत होगा तो किसी भी बच्चे को अब परीक्षा से के आधार पर चयन नहीं होगा, उसको खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि जहां पर आज ग्रेजुएशन लेवल है, जहां भी इन्होंने बात को छोड़ी थी ग्रेजुएशन लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल 4 वर्ष का रख दिया गया है। प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में डिग्री और चौथे वर्ष में रिसर्च। ये 4 वर्ष में ये रखा गया है। अगर आपके मन में ये आता होगा कि सर्टिफिकेट क्या है, डिप्लोमा क्या है, डिग्री क्या है, जिसको केवल जॉब करना होगा, केवल जॉब के लिए भरना होगा, कंपटीशन में जाना होगा, वो 3 वर्ष का करके किसी भी कंपटीशन के फॉर्म को फिलअप कर सकता है। 4 वर्ष करने वाला व्यक्ति रिसर्च के लिए वो एलिजिबल होगा। इसका मतलब है कि वो रिसर्च के लिए सीधे जाएगा। उसका मतलब है कि वह पीजी के लिए एलिजिबल हो रहा है, वो पोस्ट ग्रेजुएट कर सकता है। रिसर्च की प्रक्रिया तो वही चलेगी, वो पीजी के लिए अवेलेबल हो रहा है क्या। लेकिन अगर कोई 3 वर्ष में बीए करके या ग्रेजुएट करके हट जाता है तो उसे 2 वर्ष का पीजी करना पड़ेगा। अभी भी 5 वर्ष है और आगे भी 5 वर्ष रहने वाला है। 4 वर्ष ग्रेजुएशन करने के बाद 1 वर्ष का पीजी होगा और 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करने वाले के लिए 2 वर्ष का पीजी होगा। अब बदलाव ऐसा कुछ नहीं आने जा रहा, बस आपके लिए एक एलिजिबिलिटी का तरीका बदलना है कि आप जब शिक्षा ग्रहण करना चाहें एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप एग्जिट कर जाइए, जब आपके पास पैसा हो जाए या जब आप कमा लें और आप एंट्री करना चाहते हैं तो शिक्षा वहीं से स्टार्ट होगी। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक अवधारणा नहीं आई, जिसमें किसी भी बच्चे को पैसे के कारण उसकी जो पूर्व की शिक्षा है उसे स्थगित ना होने पाए, वो वंचित ना होने पाए, वो वहीं से शुरुआत करे जहां से उसने शुरुआत की। आप पीजी में एडमिशन लेंगे, 1 वर्ष का होगा। अगर आपने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है और उसके बाद अगर 3 वर्ष का किया है तो 2 वर्ष का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। पहले यह था कि बीए स्ट्रीम, एमए, एमएससी, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम जैसे नाम दिए जाते थे कि आपकी मार्कशीट में, आपके प्रमाण पत्र में लिखा होता था कि कला स्नातक, विज्ञान स्नातक, वाणिज्य स्नातक। अब आपके डिग्री में केवल स्नातक शब्द लिखकर आएगा, या नहीं लिखकर आएगा कि आपने किस स्ट्रीम से पास किया है, किस स्ट्रीम में आप जुड़े हुए हैं। आपके में केवल और केवल पोस्ट ग्रेजुएट लिखा होगा, अर्थात परा स्नातक की डिग्री होगी। इस आधार पर आपको डिग्रियां प्रदान करने की व्यवस्था एनएपी ने कहा। अब बात है कि एनएपी में पॉजिटिव चीजें क्या हैं। सबसे पॉजिटिव चीज यह है कि सरकार ने इसमें व्यवस्था की कि जीडीपी का 6%, हमारी जीडीपी जो है, सभी लोगों को यहाँ पता होगा, नहीं पता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, हम एक साल में जितना पैसा कमाती है राष्ट्र, हमारी राष्ट्र सरकार जो इतना पैसा कमाती है उसका 6% शिक्षा पर लगाया जाएगा। अभी कितना है? यह 3% है। तो सोचिए कि अभी 3% सरकार पैसा खर्च कर रही है, जब 6% खर्च करेगी तो शिक्षा का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। तो हमें 6% के आधार पर मिलेगा। और इसकी दूसरी पॉजिटिव चीज है कि जो स्कूलों में फीस निर्धारण की प्रक्रिया है वो अभी सरकार एनईपी के माध्यम से करेगी।
आप देखते होंगे कि कुछ स्कूलों के फीस इतने ज्यादा हैं कि जहां पर आप चाहकर भी अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाते, जबकि आपको मालूम है कि वहां पर अगर हमारा बच्चा पढ़ ले तो बहुत आगे चला जाए। क्यों? क्योंकि फीस स्ट्रक्चर है। सरकार उनके लिए भी स्लैब तय करने जा रही है कि आप कितने भी अच्छे स्कूल हों, लेकिन आपके लिए भी एक निर्धारित फीस स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग क्राइटेरिया वो तय करेगा। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमारे विद्यालय ने सबसे पहले प्रतापगढ़ में सेकेंड साइकिल का कार्य पूरा किया है और नेक्स्ट ईयर टीम ने हमें वह सर्टिफिकेट प्रदान किया कि हम उस स्लैब के उस क्राइटेरिया में सबसे पहले फिट होने वाले विद्यालय के रूप में प्रतापगढ़ से चयनित हुए हैं। ऐसी प्रकार की प्रक्रिया आपको हर विद्यालय में देखने को मिलेगी। ये जो प्रक्रिया की जा रही है नैक के द्वारा, ये एनईपी के अंतर्गत ही है कि हर विद्यालय को एक विशेष स्लैब में आना पड़ेगा। वो स्लैब क्या होगा, किस तरह का होगा, सरकार के नॉर्म क्या है, ये अलग चर्चा है, लेकिन ये हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। इस चीज को आप महसूस करें कि ये चीजें भविष्य में होने जा रही। आज नहीं हो रहा है, लेकिन कल ये सभी तक जाएगा। दूसरी चीज है वोकेशनल कोर्स। हमारी जो अध्यापिका महोदया हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि वोकेशनल कोर्स उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अपने अपने विषय के छात्र जो पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में, उन्होंने वोकेशनल कोर्स कुछ ना कुछ लिया होगा, पढ़ रहे होंगे। वोकेशनल कोर्स केवल एक विशेष प्रकार की पढ़ाई नहीं है। अभी एनईपी अपने जब पूरे फॉर्म में आएगा तो वोकेशनल कोर्स में आपको क्रेडिट मार्क भी दिए जाएंगे। उस क्रेडिट मार्क में आपको 2-3 चीजें मिलेंगी। एक होगा आपका सेल्फ असेसमेंट। आप अपने आप को कभी कभी महसूस करते होंगे कि हम बोलने लायक हैं, हम ये काम करने लायक हैं या नहीं है। जब आपको कहा जाता है कि चलिए मंच पर आइए, तो आप डर जाते हैं कि कैसे बोले, तो अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं। ये चीज होता है, ये भी क्रेडिट होगा। जब आपको वहां पे टेस्टिंग होगी तो जो आपके मार्क्स होते हैं, जैसे हमारे बीएड में होता है पर्सनालिटी टेस्ट। जब पर्सनालिटी टेस्ट में हम मार्किंग करते हैं तो उसमें पर्सनालिटी निकल कर आती है। वैसे ही व्यवस्था होगी वोकेशनल में कि आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट करें। जब सेल्फ असेसमेंट करेंगे उसका मार्क दिया जाएगा। दूसरा चीज, आपके फ्रेंड सर्किल अर्थात जो आपके मित्र होंगे उनका भी मार्क रखा जाएगा। भविष्य में आने वाले समय में आपका सेल्फ असेसमेंट, आपके फ्रेंड सर्किल और आपका टीचर, तीनों लोगों के द्वारा एक क्रेडिट स्कोर तय किया जाएगा। अर्थात एक पढ़ाई का वातावरण पूरे क्लास में बना रहेगा। अभी क्या होता है कि 4 बच्चों का ग्रुप एक साथ हो जाता है पढ़ने वालों को, और कमजोर बच्चों का साथ एक साथ हो जाता है। तो आपको उस कमजोर बच्चे से भी मार्क लेना। अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो इसका मतलब नहीं कि कमजोर बच्चे से आपका कोई सरोकार नहीं रहेगा। वो कमजोर बच्चा भी आपके क्रेडिट में अगर कहीं नीचे कर दिया तो आपका पढ़ाई नीचे आ जाएगा। अर्थात उस क्लास का माहौल सभी को एक समान मिले। हर बच्चा, कमजोर बच्चा भी मजबूत बच्चे से जुड़े और मजबूत बच्चा भी कमजोर बच्चे से जुड़े। ये दूसरी चीज, इसकी पॉजिटिव पॉइंट ये है। अर्थात ये एक तरह से भागीदारी को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है। दूसरी चीज, एक और अच्छी चीज है टॉप 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी। टॉप 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी अर्थात विदेश की 50 सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियां भारत में स्थापित होंगी। इसके लिए भारत सरकार ने एनईपी में प्लान रखा है। इसके पूर्व की सरकार मनमोहन सिंह ने भी रखा था, लेकिन उस समय राजनीतिक कारणों से वो नहीं स्थापित हो पाया। लेकिन एनईपी में यह व्यवस्था ला दी गई है कि टॉप 50 यूनिवर्सिटियों को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अर्थात आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, जो आपके यहाँ के अमीर लोग पढ़ने के लिए चले जाते हैं विदेश, आप कहते हैं कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, उस तरह की शिक्षा। जिन आपने कभी देखा है कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चले गए, राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज पढ़ने चले गए। ये जो व्यवस्थाएं हैं जो आपके मन में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा करते हैं, उस चीज को, कमी को खत्म करने का काम इस एनईपी ने किया कि टॉप 50 ऐसी यूनिवर्सिटियां जो अपने रैंक में 50 सबसे अच्छी हैं वो भारत में खुलेंगी। या इसकी एक बढ़ाई कर सकते हैं, इसमें खूबी कर सकते हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट कर सकते हैं। इसमें 4 अलग अलग विभाग भी बनाए गए हैं। अर्थात एक का काम होगा सिलेबस का निर्धारण करना, दूसरे का काम होगा कि पढ़ाई कैसे की जाए, शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, दूसरे का काम होगा कि धन की व्यवस्था, अर्थात जो 6% जीडीपी दर है का खर्च होना है वह कहां पर कितना लग रहा है, और तीसरे का काम, चौथे का काम होगा रिजल्ट पर, अर्थात केवल और केवल रिजल्ट जारी करना।
इस तरह से ये 4 भाग किए गए। कुछ कमियां भी रह गई इस एनईपी में, उसे भी जानना जरूरी है। शिक्षा में तो बदलाव हुआ, बच्चों के लिए बदलाव हुआ, लेकिन टीचर्स ट्रेनिंग पर एनईपी ने कुछ भी कह ना पा रही है अभी कि टीचर्स ट्रेनिंग पर क्या व्यवस्था होगी। कहीं ना कहीं एनईपी में यह सुधार होना आवश्यक है कि टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था रखी जाए, क्योंकि शिक्षक एक बार नियुक्त तो हो जाता, लेकिन बदलते परिवेश, बदलते समाज, जनरेशन गैप कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है कि शिक्षा नहीं दे पाती। हम अगर ये मान जाएं, अगर हम केवल ये सोच रहे कि हम शिक्षक हैं और आप छात्र हैं, तो हमेशा यह अंतर बना रहेगा। अर्थात एनईपी में मित्रता भाव को बढ़ाने के लिए, अर्थात कभी आपको ये लग जाए कि ये टीचर है तो हम कैसे इनसे बात रखें, कैसे चीज कहें, लेकिन वो चीज रखना चाहिए। एनईपी में एक चीज कमी है। दूसरी चीज जो कमी है वह है इंग्लिश को लेकर, क्योंकि मातृभाषा पर अधिक जोर है, जो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को बढ़ाएगा। और अंतिम चीज संघवाद पर चोट है एनईपी में, क्योंकि संघवाद यह कहता है कि हर राज्य को भी अपना एक स्पेशल पावर होगा, जो भारतीय संविधान में अंतर है। तो कहीं ना कहीं हर चीज में पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। आपको एनईपी की खूबियां भी पता चली, कमी भी पता चली। उन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा कि आपको भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनना है, और उसके लिए शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो आपको अच्छा नागरिक बना सकती है। अगर आप अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, एक अच्छे स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, तो अपनी शिक्षा को बनाए रखिए, बढ़ाए रखिए। शिक्षक दिवस पर फिर से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में एक ओजस्वी वक्ता के रूप में राहुल मिश्र जी उपस्थित हुए, और बड़ी बारीकी से आपने अध्ययन किया है नई शिक्षा नीति का, हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं छात्राओं को आह्वान करूंगा कि वो आए और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं शिक्षा देवी को नृत्य के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगी।